आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सैंधो कला। हम सैंधो कला पर आज हम बात करेंगे आपसे। और सैंधो कला के अंतर्गत हम देखेंगे दो तरह की कलाओं का प्रचलन था। एक तो राजकीय कला माना जाए, राजकीय कला, और दूसरा जो कला थी वो लोक कला। लोक कला तो हम देख रहे हैं राजकीय कला के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और लोक कला के अंतर्गत भी बातें होंगी। और किसी भी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करें, चाहे आज हो चाहे अतीत के बारे में हो, जो कलाओं का प्रचलन होता है वो उन्हें सामान्यतः दो भागों में ही विभाजित किया जाता है। एक तो राजकीय कला होती है, जहाँ राजा कह लीजिए या सरकार कह लीजिए, जिसके दिशा निर्देशन में कलाकृतियों का या स्मारकों का निर्माण होता है, उसे हम राजकीय कला के अंतर्गत रखते हैं। और लोक कला आम जनमानस की कला होती है, समाज के मांग के अनुसार देख रहे हैं लोक कलाओं का निर्माण होता है, जिसमें राजकीय सहयोग ना के बराबर होता है। व्यक्ति अपने खुद कहा जाए कि सक्षमता के आधार पर इस प्रकार की कला को निर्मित करता है। और इसके पीछे अगर देखा जाए तो आय को अर्जित करना, यानी आय का मतलब यह है कि लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए इस प्रकार की कलाओं को प्रश्रय देते हैं और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजकीय कला के अंतर्गत अगर हम चर्चा इससे पहले कर भी चुके हैं, जैसे आप देखा जाए कि अन्नागार के बारे में, स्नानागार, सभा भवन, विद्यालय, पुरोहित आवास या कह लीजिए पुरोहित आवास के अलावा में अगर देखें तो श्रमिक बस्ती, गोदीवाड़ा, मतलब ऐसे महत्वपूर्ण कई स्मारक हैं, भवन हैं, जिन्हें हम राजकीय कला के अंतर्गत रख सकते हैं। अन्नागार के बारे में चर्चा कई बार हो चुकी है। पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल इमारत अन्नागार है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्नानागार के बारे में भी बात हुई है। यह स्नानागार में आप देख रहे हैं उत्तर और दक्षिण से उतर करके कैसे लोग सीढ़ियों से उतर करके स्नान करते थे, और उनके कॉर्नर में चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे। तो खाद एक तरफ से गंदा पानी देख रहे हैं, निकलने की व्यवस्था थी, और एक तरफ से कुएं से पानी आने की व्यवस्था थी। तो हड़प्पाई साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देते थे, और इनकी इस प्रकार की बनावट को देख करके ऐसा प्रतीत होता है। सीढ़ी से जुड़ा हुआ प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो भी स्नानागार है इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनाई गई थी। सभा भवन के बारे में आपसे भी चर्चा हो चुकी है कि कोई महत्वपूर्ण अकेजन होता था जिस पर इस प्रकार के धार्मिक स्नान वगैरह हुआ करते थे, तो उस सभा भवन में उसके महत्व के बारे में चर्चा की जाती थी। और ये विद्यालय की परंपरा आप देख रहे हैं उस दौर में भी थी, और आज भी सरकारी विद्यालय या राजकीय विद्यालय का निर्माण होता है। पुरोहित आवास की चर्चा है। इस प्रकार के लोगों को रहने के लिए जो आवास उपलब्ध कराए गए थे पुरोहित आवास है। और कॉलोनी, जैसे आजकल रेलवे कॉलोनी आप देखिए, इस प्रकार की कॉलोनियल सिस्टम की व्यवस्था सिंधु सभ्यता में हमें देखने को मिलती है और हड़प्पा में देखने को मिलती है। बाकी आप जितनी चीजें आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये सब मोहनजोदड़ो में प्राप्त हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। तो चाहे वो अन्नागार हो विशाल, स्नानागार हो, सभा भवन हो, पुरोहित आवास हो, विद्यालय हो, इन सब के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, जबकि श्रमिक बस्ती के प्रमाण हमें हड़प्पा स्थल से प्राप्त होते हैं। तो ये एक प्रकार की राजकीय कला है, इस पर चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं। लेकिन लोक कला के अंतर्गत भी हम लोग बात करेंगे। जैसे आप मूर्ति कला के बारे में बात करें, मृदभांड के बारे में बात करें, मृदभांड मतलब मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन, तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर गुड़िया मनका की बात करें, जैसे आप देखें यहाँ पर हम बात करें मृदभांड की, या उससे पहले बात करें गुड़िया मनका, उद्योगों के बारे में आप देखें। मूर्ति कला के बारे में देखें, और मूर्ति कला में भी आप चाहे धातु की मूर्तियां या
प्रस्तर पत्थर की मूर्तियां या मृण मूर्तियों के बारे में आप देख रहे हैं चर्चा करते हैं, तो ये सब क्या है मूर्ति कला के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोक कला के अंतर्गत इन संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा मोहर भी आएंगे, मोहरे अगर कहा जाए, मोहर या मुद्राएं, मुद्राओं की भी चर्चा यहाँ पर होगी। तो ये राजकीय कला के अंतर्गत बात है और ये लोक कला के अंतर्गत बातें हैं। और यहाँ से मेंस के से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कम शब्दों में लिखना होता है, बड़े आराम से। हम देखते हैं कि अगर एक एक पॉइंट भी इनके बारे में लिखा जाए तो 150 शब्द 200 शब्द या कहा जाए कि जिस हिसाब से आजकल एकेडमिक लेवल पर बात की जा रही है बीए के स्तर पर, वो भी पूरे किए जा सकते हैं पूरे साक्ष्य के साथ। पूरे साक्ष्य के साथ अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर हम सैंधव कला की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर देखें तो हम जो आपसे बात कर रहे हैं लोक कला और क्या नाम है राजकीय कला के अंतर्गत, राजकीय कला के अंतर्गत। तो यहाँ देखें पहले नंबर पर हम मुद्राओं की चर्चा कर रहे हैं, मुद्राओं से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं आपसे, मुद्रा के बारे में। हमारे लिए महत्वपूर्ण है मुद्रा। मुद्राएं, ठीक है ना। तो मुद्राएं के अंतर्गत हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वो पहले नंबर पर तो यह जाने कि जो हड़प्पाई थे वो उनके मुद्रों का आकार वर्गाकार भी था, चतुर्भुजाकार भी था, घनाकार, मतलब जो प्राप्त होते हैं घनाकार है, और गोलाकार, बेलनाकार, सभी प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलन में मुद्राएं थी वह थी वर्गाकार। वर्गाकार मोहरों का सबसे ज्यादा प्रचलन था। और जो सेलखड़ी की बनी होती थी, जो सेलखड़ी की बनी होती थी, सेलखड़ी की आप देख रहे हैं बनी होती थी। मुद्राओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुद्राओं के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हैं, लेकिन इसमें जो वर्गाकार देख रहे हैं मुद्राएं हैं इनका सबसे ज्यादा प्रचलन था। और ये किसकी बनी हुई थी? सेलखड़ी की बनी हुई थी। इसके अलावा देखें जो मुद्राएं हमें बेलनाकार प्राप्त हो रही हैं, इस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, मेसोपोटामिया में था। और मोहनजोदड़ो से हमें बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। जबकि बटन आकार की मुद्राएं, जो गोलाकार मुद्राएं हैं, वो मुझे लोथल से प्राप्त हो रही हैं। और इस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन हमें देखा जाए फारस में दिखाई पड़ता है। तो मुद्राओं के बारे में ध्यान रहे कि जो भारत में मुद्राएं हैं वो वास्तव में राजकीय कला के अंतर्गत आती थी, जिनका आकार कई प्रकार से प्राप्त होता है। लेकिन वर्गाकार जो मुद्राएं हैं उनका सर्वाधिक प्रचलन था, जो सेलखड़ी की बनी हुई थी। और ये भी ध्यान रखना है कि जो बेलनाकार मुद्राएं यहाँ प्राप्त हुई हैं उनका प्रचलन मेसोपोटामिया में था। और वो मुद्राएं हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। लोथल से हमें फारस की बटन आकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है हमें मुद्राएं के बारे में। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है मुद्राओं से जुड़े हुए, उनको भी नोट कर लीजिए। मुद्रा का सबसे सुंदर जो उदाहरण है अगर कहीं प्राप्त होता है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा है उसमें एक त्रिमुखी देवता का अंकन किया गया है, त्रिमुखी देवता का अंकन किया गया है। और उनके दाहिने हाथ पर देख रहे हैं हाथी और बाघ, बाएं हाथ पर गैंडा और भैंसा, नीचे कुछ हिरण को दिखाया गया है। बहुत सारे विद्वान या सर जॉन मार्शल विद्वान जैसे विद्वान इन्हें पशुपति की संज्ञा देते हैं, अर्थात इन्हें भगवान शिव बताते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। त्रिमुखी देवता का जो चित्रांकन युक्त मोहर मिली हुई है, मुद्रा मिली हुई है, वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। और जिसे सर जॉन मार्शल महोदय ने आदि शिव बताया है, पशुपतिनाथ बताया है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। तो मुद्राओं के बारे में ये कुछ पॉइंट हैं, इन्हें हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है कि भारत में जो मुद्राएं प्रचलन थी वो वर्गाकार और सेलखड़ी की बनी हुई थी, सामान्यतः अगर देखा जाए सबसे ज्यादा प्रचलन में। और इन मुद्राओं पर कई पशुओं के चित्रांकन भी प्राप्त होते हैं, जिनमें एक श्रृंगी बैल का विशेष महत्व है और उनके देखा जाए सर्वाधिक चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक श्रृंगी बैल का चित्रांकन मुद्राओं पर प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, मुद्राएं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं और आगे हम गुरियामन का उद्योग के बारे में देखते हैं। गुरियामन का उद्योग के बारे में देखते हैं। एक स्थान से मनका बनाने का जो कारखाना है चहुंदड़ो, लोथल और बक्सरा से, नया नाम है, याद रखिएगा। चहुंदड़ो और लोथल सब जगह मिलता है। गुजरात का बक्सरा ये नवीनतम स्थल है जहां से हमें गुरियामन बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो चन्हुदड़ो और लोथल गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के बाद ये देख रहे हैं गुजरात में बक्सरा एक महत्वपूर्ण स्थल है और जहां से हमें गुरियामन बनाने का कारखाना प्राप्त है। ये मनका बेलनाकार हुआ करते थे, ये मनका बेलनाकार हुआ करते थे। ये जो गुरियामन है कैसे हुआ करते थे? बेलनाकार हुआ करते थे, इस बात का ध्यान रखना है। और हड़प्पा से हमें हृदय आकार का मनका, हड़प्पा से हमें, आप देख रहे हैं, हड़प्पा से हमें हृदयाकार मनका प्राप्त होता है। तो हड़प्पा से हमें हृदय आकार का मनका प्राप्त होता है, पूछा गया है परीक्षा में। ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं कि वास्तव में गुरियामन का निर्माण का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो कौन कौन से हैं। तो आपने चन्हुदड़ो और लोथल के बारे में आपने देखा, लेकिन एक नया स्थल है बक्सरा, विशेष तौर पर ध्यान देना है। बक्सरा से भी हमें गुरियामन का निर्माण का कारखाना प्राप्त है। हम देख रहे हैं भारत में जो मनके बनाए जाते थे वो बेलनाकार होते थे, लेकिन हड़प्पा से मुझे हृदय के आकार का मनका प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो से एक मनके पर 3 बंदर के चित्र प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से पूछा जा सकता है, मोहनजोदड़ो से 3 बंदर के जो चित्र हैं हमें मनके पर प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें, मोहनजोदड़ो से 3 बंदर के चित्र प्राप्त होते हैं। आगे अगर देखें मृदभांड का शाब्दिक अर्थ होता है, मृदभांड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मृद माने मिट्टी और भांड माने बर्तन। हड़प्पा के जो स्थल हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इन मिट्टी के बर्तनों के बारे में देखा जाए कि कुछ सरल तरीके से ही मिट्टी के बने होते थे, लेकिन ये कुछ देखा जाए दोमट मिट्टी, विशेष तौर पर कहा जाए कि जो दोमट मिट्टी कई नदियों के साथ बह करके आती है और जिसमें अभ्रक और बालू पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और ऐसे मिट्टी से मृदभांडों का निर्माण किया गया था। ये कुछ मृदभांड ऐसे भी थे जो चाक निर्मित थे और कुछ हाथ से भी बनाए गए थे। तो यहाँ ध्यान रखना है, मृदभांड का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन, और हड़प्पा के जो महत्वपूर्ण मृदभांड हैं वो नदियों की मिट्टी से बनाए गए हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये नदियों की मिट्टी में अभ्रक और बालू पाए जाते थे और इन्हें चाक से, अधिकांश मृदभांडों को चाक से निर्मित किया गया है और बाद में इन्हें पकाया गया है। तो ये काफी मजबूत थे और यही वजह है कि आज भी इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना है हमें। हम बात कर रहे हैं आपसे मृदभांड के बारे में, मिट्टी के बर्तन के बारे में, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनाए जाते थे, जिसमें अभ्रक और बालू के गुण तत्व पाए जाते थे। आकारीय वो मिट्टी में अभ्रक और बालू बड़े पैमाने पर पाए जाते थे और इन्हें बनाने के बाद सुखाया जाता था और फिर इन्हें पकाया जाता था। ध्यान रखना है इन पर, इनकी जो मृदभांड प्राप्त हुई ये लाल या गुलाबी रंग से रंगे होते हैं, जिन पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। लाल या गुलाबी रंग से ये मिट्टी के बर्तन रंगे होते थे और जिन पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पा के मृदभांडों पर दिख रहे हैं, मतलब हड़प्पा से एक महत्वपूर्ण मृदभांड मिट्टी का बर्तन मिला हुआ है और जिनमें जाल के साथ मछुआरे का सुंदर चित्रांकन किया गया है। हड़प्पा से, यह ध्यान रखना है, हड़प्पा नामक स्थल से हमें मछुआरे का दृश्य देख रहे हैं, मृदभांड पर दर्शाया गया है। ठीक इसी प्रकार हम देखें तो लोथल से हमें मृदभांड पर प्यासा कौवा
और चालाक लोमड़ी यानी जो पंचतंत्र की कहानी है, पंचतंत्र की कहानी का सुंदर दृश्य हमें लोथल से प्राप्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचतंत्र में जो देखा जाए जो कहानी है, इसमें ये जो कहां से प्राप्त होता है, लोथल से प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो पंचतंत्र की कहानी का या कहिए कि चालाक कौवा और लोमड़ी का सुंदर देखा जाए जो कथानक पंचतंत्र में वर्णित है, उसका सुंदर चित्रण हमें लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार हड़प्पा में ध्यान रखिएगा दूध पिलाती हुई हिरण का चित्रण प्राप्त होता है। हड़प्पा से दो चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। देख रहे हैं कि मछुआरे का चित्र अंकन है और दूध पिलाती हुई हिरण का भी चित्रांकन किया गया है। वही लोथल से हमें पंचतंत्र की कहानी का बोध होता है। एक मोहनजोदड़ो से हमें मृदभांड पर नाव का चित्रांकन मिलता है। मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो से हमें नाव का सुंदर चित्रांकन प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से नाव का चित्रांकन प्राप्त होता है। लोथल से पंचतंत्र कहानी का बोध होता है। और हम देख रहे हैं हड़प्पा से हमें मछुआरे का सुंदर चित्रांकन देखने को मिलता है। हड़प्पाई दिख रहा है मछुआरे या कहा जाए कि मछली पालन या उसे क्या नाम है उस उद्योग से परिचित थे। और कारण दिख रहे हैं कि हड़प्पा से हमें कैसे मछुआरे का सुंदर दृश्यांकन प्राप्त होता है। कथन कारण दोनों सही होंगे और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करेंगे। और इसी प्रकार के मृदभांड के निर्माण में देखा जाए मतलब जो केंद्र थे, मृदभांड का जो प्रमुख केंद्र बताया गया है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और नौसारो को बताया गया है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और नौसारो को मृदभांड मिट्टी के बर्तन निर्माण करने का प्रमुख केंद्र बताया गया है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं मूर्तियों के बारे में। महत्वपूर्ण है मूर्तियां जिन पर हम बात कर रहे हैं, चाहे आप धातु की मूर्तियां, प्रस्तर की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। धातु की मूर्तियां भी महत्वपूर्ण है और हमने बताया था कि हड़प्पाई रसायन विधा से निश्चित तौर पर परिचित थे, क्योंकि वह अनुपातिक मात्रा में तांबा और टिन को मिलाकर के कांसे का निर्माण करते थे। तो जो धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई इनमें तांबा और कांसा महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं तांबे और कांसे से बड़े पैमाने पर धातुओं की मूर्ति प्राप्त हैं और इन्हें द्रवी मोम विधि से सांचे में डाल करके बनाया जाता था। द्रवी मोम विधि से देख रहे हैं इन मूर्तियों का निर्माण होता था। और जो सबसे सुंदर मूर्ति मिली हुई है वो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की जो प्रतिमा है जो कांसे की बनी हुई है वो सबसे सुंदर धातु की मूर्ति है। तो हमें ध्यान रखना है मूर्तियों के बारे में कि धातु मूर्ति की सबसे सुंदर प्रतिमा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो बार बार कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धातु की मूर्ति है। इसके अलावा देख रहे हैं कि भाला, कुल्हाड़ी, बाणाग्य इन सब चीजों का बड़े पैमाने में प्रचलन हुआ है और रथ वगैरह के बारे में हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये संक्षेप में हम लोग बात कर रहे हैं कला के बारे में। इसके अलावा देखें तो प्रस्तर मूर्तियों के बारे में चर्चा हो रही है। प्रस्तर मूर्तियों के बारे में खास तौर पर हमें ये देखना है कि हड़प्पाइयों की जो प्रस्तर की मूर्तियां हैं, प्रस्तर मतलब पत्थर की जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां बहुत भद्दी हैं और भद्दी होने के कारण यह भी है कि हड़प्पाइयों को कठोर धातु का ज्ञान अभी नहीं हो पाया था। अर्थात हड़प्पाइयों को हड़प्पाई लोहे से अपरिचित थे और जिससे देखा जाए कि पत्थर पर प्रहार करके तक्षण करके सुंदर मूर्तियों का निर्माण कर पाए। हड़प्पाई निश्चित तौर पर देखा जाए कि अच्छी समझ रखते थे, लेकिन इस प्रकार का कोई साधन ऐसा लगता नहीं था जिसके कारण वो सुंदर तरीके से पत्थर को तराश करके मूर्तियों का निर्माण कराएं। यही वजह है कि उनकी जो प्रस्तर कला है वो अन्य कलाओं की तुलना में सबसे पिछड़ी है। तो प्रस्तर कला हम देख रहे हैं सबसे पिछड़ी है और उसका कारण है कि वो बेडौल है, भद्दी है, क्योंकि कठोर धातु का बोध अभी हड़प्पाइयों को नहीं हुआ है। अर्थात लोहे से हड़प्पाई अपरिचित हैं। तो ये ध्यान, यही वजह है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रस्तर की मूर्तियां हैं ये बड़ी भद्दी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन फिर भी देखें, अगर हम प्रस्तर की बात कर रहे हैं तो जो प्रस्तर की मूर्तियां हैं कहा गया चूने से, पत्थर से, बलुआ पत्थर से, स्लेटी पत्थर से इनका निर्माण किया गया था। और हड़प्पा से हमें 2 प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हैं, 2 प्रस्तर पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हैं। जो
जो पहली मूर्ति है उसे बहुत सारे विद्वानों ने देखा जाए जैन तीर्थंकर की संज्ञा दी है, ये जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है। लेकिन जो दूसरी मूर्ति है देखा जाए जो सिर रहित है लेकिन ऊपर उसका एक पांव आगे की तरफ उठा हुआ है और इसके पीछे यहाँ पर कंधे पर एक तनाव दिखाई पड़ता है, तो बहुत सारे विद्वानों का मानना है यह नटराज की मूर्ति है। याद रखिएगा, पशुपत से युक्त मुद्राओं का जो मुहर है, जिसे बहुत सारे विद्वानों ने पशुपत की संज्ञा दी है, जिसे हम त्रिमुखी देवता का सुंदर आकृति हमें मुद्राओं पर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, मतलब वह स्थान है पशुपत कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। जबकि नटराज की हम बात करें, नटराज की मूर्ति जिसे विद्वान कहते हैं वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त है। कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त है। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि कुछ प्रस्तर की मूर्तियां, ऐसी 12 प्रस्तर की मूर्तियां हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। नटराज की नहीं, 12 प्रस्तर की मूर्तियां, उनमें पशुओं की भी है, कुछ मानवों की भी है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। लेकिन खास तौर पर हमें ध्यान देखना है कि नटराज की मूर्ति के बारे में, और जो नटराज की मूर्ति है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? हड़प्पा सभ्यता से। जबकि पशुपति अर्थात भगवान शिव या त्रिमुखी देवता का जो सुंदर चित्रांकन युक्त मुहर प्राप्त है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक है ना। और इसके अलावा हम देखें कि मृण मूर्तियों के बारे में, मिट्टी की मूर्तियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। मृण मूर्तियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वाधिक अगर कोई मूर्ति प्राप्त है तो वो मृण मूर्ति प्राप्त है। सर्वाधिक कोई मूर्ति प्राप्त है तो मृण मूर्ति प्राप्त है। और मृण मूर्तियों में भी अगर सबसे ज्यादा प्राप्त है मूर्तियां तो वो पशुओं की मूर्तियां प्राप्त हैं, मानव की नहीं है। ये ध्यान रखना है हमें। मृण मूर्तियों में सबसे ज्यादा मूर्तियां मूर्तियां प्राप्त हैं, और मृण मूर्तियों में सबसे ज्यादा अगर मूर्तियां प्राप्त हैं तो पशुओं की मूर्तियां प्राप्त हैं। जबकि मानव मूर्तियों में सबसे ज्यादा मूर्ति नारी की प्राप्त है। किसकी है? नारी मृण मूर्तियां प्राप्त है। इसी आधार पर बहुत सारे विद्वान हड़प्पा सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का है कि जो मानव की मूर्ति है जो वो ठोस बनाई गई है, लेकिन जो पशुओं की मूर्ति है उसे खोखला बनाया गया है। ये दोनों तुलना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये मानव की मूर्तियों को ठोस बनाया गया है, जबकि पशुओं की मूर्ति को खोखला बनाया गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि इन्हें बनाने में चिकोटी विधि का या सांचे में ढाल करके, जिस प्रकार से सांचा बना करके और मिट्टियों को पोष करके जैसे गुजिया वगैरह बनती है, ठीक उसी प्रकार से इन्हें बनाने का प्रयास किया गया है। कुछ हाथों से भी बनाया गया जिन्हें हम चिकोटी विधि के नाम से भी जानते हैं। और खास बात एक और ध्यान रखिएगा कि जो पशुओं की मूर्तियां बनी हुई है उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पशु है वो कुबड़ वाला बैल है। कुबड़ वाला बैल है। जबकि पक्षियों में अगर हम बात करें तो गौरैया का सर्वाधिक देखा जाए मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की कला के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसके अंतर्गत राजकीय कला और लोक कला शामिल थी। इसमें कुछ खास बातें थी और कला में इस कमोबेश यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगर हम थोड़ी बहुत भी ध्यान देंगे तो यहाँ से हमें अधिकांश प्रश्न मिल सकते हैं। कुछ नए भी प्रश्न थे, नए प्रश्न इस टाइप के बन सकते हैं जैसे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो नामक 3 बंदर। ऐसे आप बात करते हैं गांधी जी के 3 बंदर हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होते हैं, तो उत्तर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हृदय आकार के मनके कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा हो जाएगा। और देखा जाए हड़प्पाइयों के मनके का सामान्यतः आकार क्या होता था? बेलनाकार हो जाएगा। नटराज के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो ये सब प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस तरीके से इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कला के बारे में। और हम थोड़ा पतन की चर्चा करते हुए हम आगे वैदिक काल नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का।